सो विल स्टार्ट। अब किसी ने कमीशन के कैलकुलेशन का लिखा था, वो तो आपका सिंपल मैथमेटिक्स है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। नंबर वन, उसमें वेरिएशन कुछ भी हो सकता है क्योंकि कमीशन ये दोनों ने क्या एग्री किया उसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई लॉ नहीं है, रूल नहीं है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि जो एक्चुअल सेल वैल्यू है उसमें से इनवाइस वैल्यू माइनस किया, इसको सरप्लस कॉमनली अपन बोलते हैं, बट ये कोई रूल नहीं है। इसलिए अगर क्वेश्चन में कभी उसने आपको ये जो है एग्रीड अमाउंट कुछ अलग दिया कि भाई फलाने के ऊपर होगा, तो वो इनवाइस वैल्यू के जगह लिया जा सकता है। तो इनवाइस वैल्यू के ऊपर वाले को ही सरप्लस बोलते, कोई रूल लॉ नहीं है, ये पहला ध्यान देना है। तो इसलिए क्वेश्चन में कुछ अलग लिखा होगा तो बराबर ध्यान से ले लेने का। अब वो जब कमीशन कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो वो क्या लिख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी वो क्या करता है कि ये वाला जो अमाउंट है इसके ऊपर कुछ परसेंटेज देता है और कुछ परसेंटेज ये सरप्लस के ऊपर देता है, बराबर। यानी कि टोटल सेल पे दिया और कुछ ये सरप्लस पे दिया। कभी वो क्या करता है, इसके ऊपर नहीं देता है, इसके ऊपर कुछ परसेंटेज देता है ना, इनवाइस वैल्यू या एग्रीड वैल्यू का जो अमाउंट है उसके ऊपर, और कुछ परसेंटेज इस पे देता है। तो ये तो आपको पढ़ करके ध्यान दे के कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो अलग अलग प्रॉब्लम है उनमें कंपेयर करके देख लो आप, क्वेश्चन में क्या लिखा और कैलकुलेशन कैसा किया, आपको ध्यान में आ जाएगा। जैसा लिखा है वैसा ही कैलकुलेशन किया है। इसी को अपन ने बोला है कि आपकी बेसिक अकाउंटिंग भी अच्छी होना चाहिए, आपका सिंपल मैथमेटिक्स भी होना चाहिए और इंटरप्रिटेशन। या यहाँ क्या है कैलकुलेशन में, इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिक्स। अभी किसी ने कहा सर प्लीज टेल एडजस्टमेंट व्हेन कंसाइनी पे एडवांस मनी, ऑलरेडी बता दिया हूँ, कोई एडजस्टमेंट अलग से नहीं करना पड़ता है। उसने एडवांस पे किया तो आप उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, ये आपका कंसाइनी, उसके अकाउंट में आप क्रेडिट कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, उसका अकाउंट क्रेडिट। जब वो सेल करेगा तो आप उसको डेबिट करोगे, अपने आप वो एडवांस उसमें एडजस्ट हो जाएगा, बाकी कमीशन और खर्चा और कट करने के बाद बाकी के पैसे भेज देगा। तो एडवांस मनी में कुछ अलग नहीं रहता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट में था जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। बोलिए किसी को और कोई क्वेश्चन? तो फिर मैं अगला चैप्टर जो है, अगला चैप्टर है डेप्रिसिएशन, बराबर। अगला चैप्टर है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है तो सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो एसेट, यानी कि जो बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, इस टाइप की जो एसेट है, फिक्स एसेट है, जिनकी की लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, उनकी कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू, जिसको अपन बोलेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट, उसको उसकी यूजफुल लाइफ पे, उसको उसकी यूजफुल लाइफ पे सिस्टमैटिक तरीके से एलोकेट करना, डिवाइड करना, राइट ऑफ करना, दैट इज डेप्रिशिएशन। हर साल का जो अमाउंट रहेगा उसको बोलेंगे डेप्रिशिएशन, और इस पूरे सिस्टम को अपन बोलेंगे डेप्रिशिएशन की अकाउंटिंग। अभी डेप्रिशिएशन की अकाउंटिंग में नंबर वन, मीनिंग एंड यूजुअल मेथड ऑफ कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग पहले देखेंगे। फिर चेंजेस इन मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन, चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ एसेट, चेंजेस इन लाइफ ऑफ एसेट, इसको देखेंगे। और फिर कुछ स्पेशल मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो है उसको देखेंगे। ऐसे 3 हिस्से में अपन अपनी ये पढ़ाई को देखेंगे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मीनिंग तो वैसे आपको बता दिया, जो रियल मीनिंग है। अभी थेरेटिकली क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूसेज एंड एफ्लक्स ऑफ टाइम, बराबर, उसको अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्यों होता है, तो नंबर वन अपन बोलेंगे यूज की वजह से, नंबर टू पासेज ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे चीज पुरानी होती है वो घटती जाती है, उसकी वैल्यू घटती जाती है, उसकी यूटिलिटी घटती जाती है। तीसरा, लीगल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हो सकते हैं,
कि लॉ में कहीं कहीं पे कुछ हो सकता है कि ये एसेट को इतने साल के बाद आपको यूज से हटाना जरूरी है। चौथा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से कोई एसेट काम के लायक नहीं रहता है तो उसको अपन बोलते हैं ऑब्सोल्यूट होना। आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीजों में तो आप देखते ही हो कि भाई जैसे मोबाइल है, आज से 4 साल पहले का मोबाइल होगा, अगर आपके डैडी ने मम्मी ने आपको बोला कि ये ले भैया तू अब यूज करना, तो तुम उसको उठा के फेंक दोगे, बोलेगा कोई काम का है क्या, है ना? क्योंकि आप बोलोगे ऑब्सोल्यूट हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतनी नई चीजें आ गई होंगी कि वो पुराना वाला जो है वो काम में नहीं आएगा। बराबर। अब मेथड ऑफ कैलकुलेशन जो है, या इसमें ये एक पॉइंट कि डेप्रिसिएशन तो रोज हो रहा है हम बोलेंगे, लेकिन अपन अकाउंटिंग कब करते हैं उसको, एक तो ईयर एंड में, या अगर कोई एसेट अपन ने बेचा होगा तो जब अपन ने बेचा तब कर लेते हैं ताकि उसका प्रॉफिट लॉस निकाल के उसको एडजस्ट कर सके। अदरवाइज अपन डेप्रिसिएशन कब अकाउंट करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑल्दो इट एक्रूज एवरी डे। मीनिंग आपको वैसे बता दिया। लैंड नॉन डेप्रिशिएबल है क्योंकि हमने बोला डेप्रिशिएबल एसेट किसको बोलते हैं, जिसकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ है। डेप्रिशिएशन का मीनिंग क्यों होता है वो बता दिया, इट्स यूज की वजह से होता है, लीगल रिस्ट्रिक्शन, पासेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलिसेंस, चारों पॉइंट मैंने आपको अभी समझा दिए। ये भी बता दिया कि डेप्रिसिएशन यानी एसेट की कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो भी एस्टिमेटेड है उसको उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पे एलोकेट करना। इसका मतलब आप देखेंगे ये यूजफुल लाइफ भी एस्टिमेटेड है और ये स्क्रैप वैल्यू भी एस्टिमेटेड है। बराबर है, कॉस्ट एक्चुअल रहती है, ये जो कॉस्ट है ये एक्चुअल है क्योंकि आप वो एसेट को खरीद चुके हो या बना चुके हो, तो उसकी कॉस्ट एक्चुअल है, बाकी जो है वो एस्टिमेटेड है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो आपकी जो भी मेथड है या जो भी आपका पॉलिसी है उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। फिजिकली हम जाके कोई ऐसा चेक नहीं करते हैं कि वो एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, वो एसेट कितना डेप्रिशिएट, ऐसा कोई एक्चुअल वैल्यूएशन या फिजिकल मेजरमेंट नहीं करते हैं। उसकी मेथड्स और उसका जो रेट यूजफुल लाइफ को ध्यान में रख के डिसाइड हुआ उसके ऊपर से कैलकुलेट करते जाते हैं। The elements relevant for deciding the rate/amount of depreciation are the life of the asset। अभी कंपनी लॉ जो है, कंपनीज एक्ट, उसमें लाइफ ऑफ द एसेट ही दिया उन्होंने। पहले के कंपनी लॉ में उन्होंने रेट दिए थे कि ये रेट से डेप्रिशिएट करो, ये वाला एसेट ये रेट, इस टाइप का एसेट ये रेट, ऐसा। अभी जो न्यू कंपनीज एक्ट 2013 बना उसमें उन्होंने लाइफ ऑफ द एसेट दिया, अलग अलग टाइप के एसेट की अलग अलग लाइफ दिए, उसके ऊपर से मैनेजमेंट रेट निकालेगा। स्ट्रेट लाइन का रेट अलग निकलेगा, WDV का रेट अलग निकलेगा, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। मैनेजमेंट को अंदाज लगाना है, बट कंपनी लॉ बोलता है कि जनरली स्क्रैप वैल्यू विल नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो अपन ने जो नॉर्मल अकाउंटिंग में बोलते हैं कि किसी भी एसेट को रेडी करने तक का सब खर्चा उसकी कॉस्ट में अपन इंक्लूड करते हैं। बराबर। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का नंबर 1 फायदा कि एसेट प्रॉपर वैल्यू पे दिखेगा, क्योंकि दिन पे दिन एसेट जैसे जैसे पुराना होता है उसकी वैल्यू घटती है, तो ये प्रॉपर वैल्यू पे दिखेगा। दूसरा, प्रॉफिट लॉस जो आप निकालोगे वो सही चले आगे, कुछ मीटिंग में गड़बड़ हुआ था उसके। तो रेंट पे अगर आप लेते हैं तो भी खर्चा डेबिट होता रेंट का,
तो खुद का एसेट है तो भी तो वो डेबिट होना चाहिए, तो वो डेप्रिसिएशन रेंट की जगह आ जाता है, हर साल का चार्ज। इसका ये एक थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, जो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल भी जा सकता है तीसरा वाला पार्ट, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ। आपने डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट किया तो प्रॉफिट कम हो गया, बट इससे कैश तो कम नहीं हुई। कोई दूसरा खर्चा कंपेयर करके देखो, दूसरा कोई भी खर्चा, प्रॉफिट लॉस में डेबिट जा रहा खर्चा, उसका पेमेंट भी किया होगा तो कैश में क्रेडिट जा रहा। इसका मतलब बाकी के खर्चे आपके प्रॉफिट को भी रिड्यूस करते हैं, कैश को भी रिड्यूस करते हैं। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, कैश को रिड्यूस नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, जितना प्रॉफिट आप दिखा रहे हैं आपके पास कैश उससे ज्यादा रहेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा कैश है, जो डेप्रिसिएशन की वजह से आपको एक्स्ट्रा दिख रही, इसको आप बचा बचा के रख सकते हो, और जब एसेट को रिप्लेस करना पड़ेगा, पुराना हो जाएगा, तो वो पैसों का आप यूज कर सकते हो। तो इस टाइप से ये डेप्रिसिएशन का तीसरा एडवांटेज होता था। एसेट प्रॉपर वैल्यू पे दिख रहा, प्रॉफिट लॉस प्रॉपर दिख रहा, और हमारा डेप्रिसिएशन की वजह से थोड़ा पैसा हम हर साल बचाते जा सकते हैं, और उसको फिर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए यूज कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन कब से शुरू होना चाहिए, तो व्हेन द एसेट इज रेडी। एक्चुअल यूज नहीं भी शुरू किया बट रेडी हो गया तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट होना चाहिए। अब इसकी स्टेजेस क्या होती है, तो एसेट खरीदा, जिस दिन ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर उसके बाद वो आएगा, पहुंचा, फिर उसके बाद आप उसका इंस्टॉलेशन वगैरह करोगे, फिर उसके बाद उसकी ट्रायल एंड टेस्टिंग होंगी। जब ट्रायल एंड टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती तब हम बोलते हैं रेडी हो गया, बराबर। तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहा, तो जिस दिन खरीदा अपन उसी दिन रेडी मान लेते हैं, पर क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ दिया रहा तो आपको देखना पड़ेगा कि जब वो रेडी हुआ वहां से डेप्रिसिएशन शुरू कर दो। एक्चुअल यूज हो सकता है कभी कभी आपको लिखा रहेगा कि ये डेट को रेडी हो गया था, मान लो कि 1 जनवरी को, बट हमने इसको 1 फरवरी से यूज में लिया, तो हम 1 जनवरी से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। नॉन कैश एक्सपेंडिचर आपको बता दिया, क्योंकि उसके बदले में कैश नहीं पे करना पड़ता आपको। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की जो मेथड है, कॉमन मेथड जो है, नंबर 1 स्ट्रेट लाइन या फिक्स इंस्टॉलमेंट या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसमें कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ईयर, एक तरीका ये होता है, या फिर दूसरा होता है परसेंटेज दिया तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे परसेंटेज हर साल लगाना, पहले भी, दूसरे भी, तीसरे भी, ये मतलब होता है। रिटर्न डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसमें परसेंटेज ही देगा। इसमें जो परसेंटेज आप लगाओगे वो जो हर साल बचता जाएगा, तो पहले साल ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करोगे, दूसरे साल पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद जो बचा था वो दूसरे साल के लिए WDV कहलाएगा, उसके ऊपर कैलकुलेट करोगे। तीसरे साल दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन माइनस हो जाने के बाद जो बचा है उस पर तीसरे साल का, ऐसा। तो इसको रिटर्न डाउन वैल्यू, डिमिनिशिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलते हो। क्योंकि लाइफ ऑफ द एसेट सेम है, तो स्ट्रेट लाइन का जो रेट रहता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन स्ट्रेट लाइन मेथड इज लेस, WDV का रेट इज मोर। पर एज ए स्टूडेंट प्रॉब्लम में आपको कभी कभी सेम रेट दे देगा कि यही रेट से स्ट्रेट लाइन का कैलकुलेशन भी बताओ, WDV का भी, लेकिन रियल लाइफ में स्ट्रेट लाइन का रेट कम रहेगा, WDV वाला रेट ज़्यादा रहेगा। क्योंकि लाइफ मान लो एसेट की 5 साल है, तो 5 साल में मेरे को डेप्रिशिएट करना है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, तो जैसे वो डिप्लीशन मेथड आप देखते हो, यहाँ पे आप क्या करते हो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू को डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स के बदले डिवाइडेड बाय लाइफ इन यूनिट्स या लाइफ इन आवर्स या लाइफ इन किलोमीटर्स, डिपेंडिंग अपॉन वो एसेट किस टाइप का है, उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड में ये देखिए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में यही रहेगा, सिर्फ लाइफ इन ईयर्स की जगह, ये लाइफ इन ईयर्स की जगह पे यहाँ पे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन या आवर्स एक्सेट्रा वो आ जाता है।
परसेंटेज दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दी रही तो आपने नील मान के काम चला लेने का, अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दी रही तो नील ले लेने का इस कैलकुलेशन में। परसेंटेज लगाना है तो हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है, बताया आपको। टोटल डेप्रिसिएशन कभी भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसे जरा नेट कनेक्शन शायद गड़बड़ कर रहा है, इसलिए वो बार बार मीटिंग होल्ड में जा रही है। अब WDV के मामले में क्या बात हो गई, WDV के मामले में आपको जो परसेंटेज बताया कैसे लगाना, WDV का रेट आपको क्वेश्चन में देगा, निकालने के लिए ये फॉर्मूला है 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट, बराबर है। ये सब मैथ स्टैट का पार्ट है, आपको इसलिए अकाउंट में वो रेट निकालने के लिए नहीं बोलेगा, देगा रेट। लेकिन ये रेट निकालते समय अगर स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी होगी तो इसको जीरो नहीं लेने का, कुछ ना कुछ अमाउंट लेने का, नहीं तो पूरा फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। आप टोकन अमाउंट 100 रुपये ले लोगे तो भी चलेगा, नॉर्मली कुछ नहीं लिखा है तो आप कॉस्ट का 5% लेके काम चला सकते हो, पर जीरो नहीं लेने का। ये आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड बताया, मशीन आवर, किलोमीटर, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन लाइक नंबर्स, टन्स एक्सेट्रा। ये देखिए कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय जो भी एस्टिमेटेड मशीन आवर हो या किलोमीटर हो या टन्स हो, बराबर। तो ये इसको आप इससे डिवाइड कर दोगे, बराबर। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय, तो इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के दो तरीके अपन ने देखे। एक में अपन सीधे सीधे एसेट को कैलकुलेट क्रेडिट करते हैं, और दूसरे में अपन डेप्रिसिएशन प्रोविजन को क्रेडिट करते हैं। ये पहला तरीका, क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। ये एक तरीका है अकाउंटिंग का। दूसरा तरीका डेप्रिसिएशन रिजर्व या डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट करते हो आप, यानी एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रहने देते हो, और डेप्रिसिएशन का जो क्रेडिट है, जो रिडक्शन ऑफ एसेट है, उसको डायरेक्टली एसेट में रिड्यूस करने के बदले एक अलग अकाउंट में आप सेव करते जा रहे हो, क्रेडिट करते जा रहे हो। बैलेंस शीट में एसेट की कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन प्रोविजन, जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं, वो माइनस करके ही दिखाया जाएगा। डेप्रिसिएशन प्रोविजन को अगर किसी के मन में आता है कि लायबिलिटी साइड में दिखा सकते हैं क्या, आंसर इज नो। डेप्रिसिएशन को एसेट में से कम करके ही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ये वाला अकाउंट ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें हर साल क्रेडिट होता जाएगा, तो ये हर साल इंक्रीज होता चले जाएगा, बराबर। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप हर साल के साल में राइट ऑफ कर देते हो, डेबिट कर देते हो। एसेट बेचा तो जिस समय बेचा उस समय तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेने का। एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने के बाद जो आया उसको हम बोलेंगे WDV, बुक वैल्यू, और इसको उसकी सेल वैल्यू से कंपेयर करना, सेल वैल्यू से कंपेयर करना। द डिफरेंस इज आइदर प्रॉफिट और लॉस।
तो प्रॉफिट होगा मतलब सेल वैल्यू ज्यादा है यानी क्रेडिट ज्यादा है, तो एसेट को डेबिट करके प्रॉफिट वाले अकाउंट को क्रेडिट। अगर लॉस है इसका मतलब एसेट का बैलेंस ज्यादा है, सेल वैल्यू कम है, तो डेबिट ज्यादा है, तो एसेट को क्रेडिट और लॉस में डेबिट, ये एंट्री होती है। ये अपन ने कई प्रॉब्लम में किया है। अब यही काम आप चाहो तो एक नया अकाउंट बना के भी कर सकते हो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, उसको क्या बोलते हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट सोल्ड अकाउंट। तो आपने एसेट अकाउंट को क्रेडिट करके एसेट डिस्पोजल अकाउंट में उसका बैलेंस ट्रांसफर कर देने का, उसके बाद सेल की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री, प्रॉफिट लॉस की एंट्री, वो सब क्या करने का, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लेने का, और वो अकाउंट खत्म हो जाएगा। यानी टेम्पररी अकाउंट की तरह बनता है, खत्म हो जाता है। डेप्रिसिएशन के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो डेप्रिसिएशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लेवल के लिए ठीक है वो हम यहाँ बता रहे हैं। रेट या मेथड AS10 में नहीं दिया है, मीनिंग वही है जो हमने आपको बताया। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, लाइफ ऑफ एसेट, स्क्रैप वैल्यू मस्ट बी रिव्यूड एटलीस्ट एट ईच ईयर एंड। मतलब आपने जो मेथड लिए, जो लाइफ एस्टीमेट की, जो स्क्रैप वैल्यू एस्टीमेट की, हर साल के एंड में आपको उसको रिव्यू करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कि क्या वो अभी भी सही है या उसमें कुछ बदल हो गया है। बदला होगा तो फिर बदलना पड़ता है आपको। AS10 एंड चेंज इन मेथड, तो AS10 बोलता है कि अगर आपने डेप्रिसिएशन की मेथड बदली तो इसको चेंज इन एस्टीमेट माना जाएगा और इसको आगे एडजस्ट करो। मतलब पुराना जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कुछ मत करो, आगे से आज के बाद से नई मेथड नया रेट लगा दो। उसी को अपन प्रोस्पेक्टिव चेंज भी बोलते हैं। तो वैसे तो पुरानी मेथड एज इट इज फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि लॉ में कुछ चेंज है इसलिए, या आपको लगता है कि एसेट का जो बेनिफिट का पैटर्न है वो बदल गया, तो आप मेथड बदलो। तो पहले आपको लगता था कि एसेट का बेनिफिट इक्वल मिलेगा तो आपने स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, अब आपको लग रहा है कि नहीं अब हर साल इसका बेनिफिट घटते जाने वाला है, तो यू कैन चेंज टू WDV ऐसा। और इसको आगे से एडजस्ट करना है, पुराना कुछ बदलना नहीं है। जब डिसाइड हुआ चेंज उसके आगे से नई मेथड नया रेट। चेंज इन कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट, जो सप्लायर है उसने प्राइस में कुछ चेंजेस किए, पहले से एग्रीड था कि मैं बदल सकता हूँ, या उसमें टैक्सेस ड्यूटीज वगैरह की वजह से, या उसमें गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलती है उसकी वजह से, या ग्रांट रिफंड करना पड़ा उसकी वजह से, या फॉरेन एक्सचेंज से आपने एसेट खरीदा होगा तो उसके रेट चेंज की वजह से भी एसेट की कॉस्ट बदल सकती है। कि आपको कुछ एग्जाम्पल दिए किन वजह से एसेट की कॉस्ट बदल सकती है। अब जब भी एसेट की कॉस्ट बदली तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है कि ये जो रिवाइज कॉस्ट है, बदली हुई कॉस्ट है, इसको आगे के पीरियड में डेप्रिशिएट करो। मतलब पुराने पीरियड में जो डेप्रिसिएशन हो चुका है उसको कुछ भी बदलना नहीं है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट से भी उसका अमाउंट बदलता है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट में एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। AS10 में उन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे जो एसेट है उनको हम कॉस्ट मॉडल से अपने बुक्स में रखना चाहते हैं या रीवैल्यूएशन मॉडल से रखना चाहते हैं। कॉस्ट से रखना चाहते हैं तो उनकी कॉस्ट और हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेते रहो, बराबर। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन मॉडल उन्होंने फॉलो किया तो हर साल वो उसकी वैल्यू को रीवैल्यू करेंगे। अगर उनको लगता है कि चेंजेस इतने जल्दी नहीं होते तो 2 साल में करेंगे, 3 साल में करेंगे, मतलब रीवैल्यूएशन पर बीच बीच में करते जाएंगे, तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। तो रीवैल्यूएशन मॉडल अगर फॉलो किया तो जब आप रीवैल्यू करोगे तो या तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या तो घटेगी।
एसेट की वैल्यू बढ़ी तो एसेट में डेबिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट। एसेट की वैल्यू घटी तो एसेट में क्रेडिट और प्रॉफिट लॉस में डेबिट। मतलब लॉस हुआ तो प्रॉफिट लॉस में डेबिट करना है, बराबर। लेकिन अगर प्रॉफिट दिख रहा होगा रीवैल्यूएशन में तो उसको प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट नहीं करना है, उसको रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट करना है। और ये जो रीवैल्यूड अमाउंट रहेगा इसको आगे के पीरियड में फिर डेप्रिशिएट करो रीवैल्यूड अमाउंट को। अब इसमें और भी बारीकियां हैं लेकिन फाउंडेशन लेवल में इससे ज़्यादा डिटेल की बात करने में ठीक नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए आप इतना ध्यान रख सकते हो कि अगर एसेट का रीवैल्यूएशन किया कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, तो एसेट अगर बढ़ रहा है तो आपके लिए फ़ायदा है, तो वो प्रॉफिट रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट करो। लेकिन अगर एसेट घट रहा है यानी लॉस है तो वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करो और रिवैल्यूड वैल्यू को, बदली हुई वैल्यू को आगे के पीरियड में डेप्रिशिएट करो, ये मतलब। चेंज इन लाइफ ऑफ एसेट, क्योंकि लाइफ ऑफ एसेट आप एस्टिमेट करते हो, तो अगर वो आगे जाके बदल गई, लाइफ इंक्रीज भी हो सकती है, लाइफ डिक्रीज भी हो सकती है। जो रिवाइज्ड लाइफ रहेगी, रिमेनिंग लाइफ, बची हुई लाइफ, उस पे बचे हुए अमाउंट को डेप्रिशिएट करो। इसका मतलब यहां पर भी पुराना कुछ बदलना नहीं है, तो मेथड बदले तो भी, कॉस्ट ऑफ एसेट बदले तो भी, लाइफ ऑफ एसेट बदले तो भी, पुराने पीरियड में जो डेप्रिसिएशन आपने ले चुके हो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, आगे के इसमें ही एडजस्ट करना है। तो इसको बोलेंगे चेंज इन लाइफ में जो बची हुई कॉस्ट होगी और जो बची हुई लाइफ है अभी चेंज के बाद, उस पर डेप्रिशिएट करो। देख लीजिए। ठीक है, अगर लॉ में, जैसे कंपनी लॉ में रेट दिया है, रेट नहीं दिया, लाइफ दिया है, और मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेट किया वो, उसमें अगर फर्क है तो इसका डिस्क्लोजर करने का रिक्वायरमेंट रहता है। यानी मैनेजमेंट कोई अलग लाइफ एस्टिमेट कर सकता है, उसके हिसाब से रेट अलग निकाल सकता है, लेकिन उसको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि भाई देखो स्टैट्यूट के हिसाब से ये है और हमारे हिसाब से ये है, हमने ये लिया, उसका रीजन, उसका वैल्यूएशन का बेसिस वो दे सकते हैं उसमें। कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 2 है जो लाइफ ऑफ द एसेट देता है और डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ और छोटी मोटी चीजें बताता है। शुड बी डिस्क्लोज, डिफरेंट रेट या डिफरेंट लाइफ है तो आपको डिस्क्लोजर करने की जरूरत है। अब ये और जो मेथड है, स्पेशल और अदर मेथड, उनके बारे में। डिप्लीशन मेथड, ये सिंपली यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है। इसमें जैसे माइंस जैसे एसेट है, वो माइंस का डेप्रिसिएशन अपन कैसे निकालते हैं, तो उसकी कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कोल जो उसमें मिलेगा उसका अंदाज, यानी एस्टिमेटेड लाइफ इन टर्म्स ऑफ कितने टन कोयला मिलेगा, और वो रेट निकल गया, हर साल जितना कोयला निकालते जाओगे उस पर वो रेट मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाओ। दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन मेथड। मशीन आवर मेथड या प्रोडक्शन यूनिट मेथड या किलोमीटर मेथड, ये भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का ही स्टाइल हो गया। सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो जैसे मशीन है उसकी लाइफ इन ईयर्स में बोलने के बजाय इन आवर्स बोल रहा है कि कितने घंटे ये मशीन चल सकती है पूरी लाइफ में। या प्रोडक्शन यूनिट बोला मतलब इस मशीन की मदद से कितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो सकती है। या जैसे व्हीकल है तो ये व्हीकल पूरे लाइफ में कितने किलोमीटर चलेगा, यानी डिनोमिनेटर आपका क्वांटिटी के टर्म्स में रह सकता है, किलोमीटर के टर्म्स में, मशीन आवर के टर्म में, उसको ही बोलते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। सम ऑफ डिजिट्स मेथड में हम
एक डिजिट लेते, डिजिट यानी नंबर, काय का डिजिट है तो लाइफ रिमेनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो अगर 4 साल की लाइफ है एसेट की, तो पहले साल के बिगिनिंग में हम बोलेंगे रिमेनिंग लाइफ 4, दूसरे साल के बिगिनिंग में रिमेनिंग लाइफ 3, तीसरे साल 2, चौथे साल 1, ये 4 3 2 1 का टोटल, इसके प्रोपोर्शन में डेप्रिसिएशन लिया तो उसको बोलते हैं सम ऑफ डिजिट्स मेथड। ये आपको WDV की तरह देगा, पहले ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम ऐसे। रिवैल्यूएशन मेथड, इस ये नॉर्मल मेथड नहीं है, बट छोटे छोटे जो टूल्स जैसे आइटम रहते हैं उनके लिए मेथड लगाई जा सकती है। इनमें आपने देखा था प्रॉब्लम जब अपने क्लास में किया था कि हम हर ईयर के एंड में जितने भी टूल्स है सबको एक जगह जमा करके उसकी वैल्यू का अंदाज लगाते हैं, और बुक में जितना अमाउंट दिख रहा और हमने जितनी वैल्यू लगाई उसमें जो रिडक्शन हो गया दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ऐसे ही हर साल करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन मेथड। इनमें कैलकुलेशन का जो भी तरीका बताया उससे कैलकुलेशन करो, अकाउंटिंग चाहे वो एसेट में क्रेडिट करने वाला तरीका अडॉप्ट करो चाहे डेप्रिसिएशन प्रोविजन वाला। दिस इज ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन। आपको इसमें कुछ भी बोलना है पूछना है तो बताइए। बताइए कोई पॉइंट कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। बढ़े फिर आगे। डेप्रिसिएशन के बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री या स्टॉक, जिसको अपन कॉमनली क्या बोलते हैं स्टॉक, तो इन्वेंट्री या स्टॉक वैल्यूएशन अपन हर साल क्या करते हैं, जो गुड्स खरीदते हैं उसको अपन परचेज बोलते हैं, परचेज को अपन एक्सपेंस मानते हैं, और इसलिए अपन इसको क्या करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। अब सोच के देखिए, आपने तो इसको खर्चा मान लिया, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया, बट साल भर में जितने गुड्स खरीदे थे पूरे के पूरे आपने बेच दिए होंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। हो सकता है इसमें से कुछ गुड्स बच गए होंगे एंड ऑफ द ईयर में, तो फिर तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट गलत बताने लगेगा, क्योंकि आपने तो पूरे को खर्चा बोल दिया, जबकि कुछ गुड्स बच गए हैं मतलब वो खर्च नहीं हुए, तो फिर उसको खर्चे में से हटा के एसेट में दिखाना चाहिए। इसीलिए अपन एंड ऑफ द ईयर में स्टॉक पता करते हैं, वैल्यू करते हैं, और ये एंट्री पास करते हैं स्टॉक डेबिट, जो हमारी बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखता है, ये एज एन एसेट हमारी बैलेंस शीट में दिखता है। और ये क्रेडिट या तो परचेस अकाउंट में दो ताकि परचेस का अमाउंट कम होके ट्रेडिंग में जाएगा, और नहीं तो सीधे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दो, जो कि कॉमनली आप करते हो। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्या बोला मैंने, स्टॉक पता करो एंड ऑफ द ईयर में, तो पता करोगे तो फिजिकल क्वांटिटी पता चलेगी, फिर वैल्यू करो और फिर उसकी अकाउंटिंग करो। इस आज बार बार मीटिंग होल्ड में जा रही है, तो जब भी जरूरत पड़ी अपन यही मान के चलेंगे कि स्टॉक कैसे पता हुआ, तो फिजिकल वेरिफिकेशन करके पता किया और फिर उसकी अकाउंटिंग की गई। वैसे स्टॉक और भी तरीके से पता हो सकते हैं जो आपने पढ़ा है, अभी भी देखेंगे आप यहाँ पे। मीनिंग बता चुका हूँ वैसे तो, हाउ इन्वेंट्री इज असर्टेन एंड एडजस्टेड इन अकाउंट, फिजिकल वेरिफिकेशन से, और अकाउंटिंग भी बता दिया आपको।
मेथड ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट, वैल्यूएशन प्रिंसिपल एक्सेट्रा, वो अपन आगे देखते हैं। प्रोविजन ऑफ AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन इशूड बाय ICI, तो अपन यहाँ पे जो भी चीज़ देखेंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही देखेंगे, अगर कोई चीज़ अलग होगी तो हम बता भी देंगे आपको। दी एंट्री विल बी, ये आपको बता दिया ऑलरेडी, क्यों करते ये भी बता दिया, क्योंकि पहले परचेस आपने ट्रेडिंग में डेबिट कर दिया, जबकि गुड्स बच गए हैं तो उसको खर्चे में से हटाना, इसलिए क्रेडिट कर दिया, तो खर्चे में से हट गया और कहाँ चला गया, एसेट में चला गया। इन्वेंट्री में जो फिनिश गुड्स है वो भी आता है, जो आपने बेचने के लिए रखा, जो रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल स्टोर, वो भी है जो आप कंज्यूम करते हो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और जो ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कि अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, जिसको आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने वाले हो, वो भी आपका इन्वेंट्री कहलाता है। तो फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, स्टोर स्पेयर पार्ट्स या WIP, सभी को बोलते हैं इन्वेंट्री। इसको अपन कॉमनली स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक नाम से भी कॉल करते हैं। ये बता दिया, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर स्पेयर, पैकिंग मटेरियल एक्सेट्रा। फॉर ए ट्रेडर फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड बोल देते उसको, क्योंकि वो तो खुद बनाता नहीं है कुछ भी, वो तो मार्केट से खरीदता बेचता है। ये भी बता चुका हूँ कि अपन ये मान के चलेंगे कि स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन करके पता किया गया है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कि इट शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब वो कितने में बिकेगा, ध्यान से समझो, क्योंकि इन्वेंट्री मतलब अभी तो बचा हुआ है, अभी बिका थोड़ा है, तो हम ये अंदाज लगा रहे कि कितने में बिकेगा और उसको बेचने के लिए कितने खर्चे जरूरी है जो लगेंगे, उसको कट कर दो तो उसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और कॉस्ट यानी उसको रेडी करने तक का जितना खर्चा लगा वो उसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर नेसेसरली इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म एंड कंडीशन। कॉस्ट निकालते समय अगर एक से ज़्यादा लॉट है, एक से ज़्यादा रेट में आपने खरीदा है, तो फिर आपको कॉस्ट फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। इसमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब रहता है अपन एक्चुअल में देखते, फिजिकली देखते कि कौन सा वाला मटेरियल इशू हुआ, उसको क्या रेट से खरीदा था। तो जो स्पेशल मटेरियल होगा, किसी खास काम के लिए खरीदा, उसके लिए तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, पर जो कॉमन आइटम है जो रेगुलरली आप स्टॉक में रखते हो, उनके लिए ये मेथड अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि आप फीफो या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लो या वेटेड एवरेज मेथड लो। इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अब नहीं अलाउ करता है, बट एज ए स्टूडेंट हमको मालूम होना चाहिए कि वो कैसे काम करता है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो पहले आ रहा हो पहले जा रहा, कोई फिजिकली जाके देखता नहीं कि कौन सा जा रहा है, बट एज्यूम कर लेते वैल्यूएशन के लिए कि जो पहले आया वो पहले गया। लास्ट इन फर्स्ट आउट में एज्यूम कर लेते कि जो आखिरी में है वो पहले गया, वो खत्म हो गया तो उसके पहले वाला। वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं, हर परचेस के बाद उनको मिक्स करके एक नया एवरेज रेट निकाल लेते हैं, वेटेड एवरेज रेट, और वो अप्लाई करते हैं। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिक प्राइसिंग मेथड उनके लिए अलाउ करता है जो स्पेशली आपने किसी खास पर्पस के लिए खरीदा और उसके लिए यूज़ किया। बट जो रेगुलर आइटम है जो आते हैं और यूज़ होते रहते हैं, उनको आप फीफो मेथड रखो या वेटेड एवरेज। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, रिटेल प्राइस मेथड भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ करता है, ये मेथड्स को भी अलाउ करता है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस के लिए आपके अलाउ करता है, बट बोलता है कि चेक करो जरा
कि आपने स्टैंडर्ड प्राइस या रिटेल प्राइस से जो वैल्यूएशन किया है वो एक्चुअल के आसपास आता है कि नहीं आता है। तो इसका मतलब उनको, मैनेजमेंट को, ये मेथड अगर लगाना है, लास्ट की 2 मेथड, तो उनको एक सैंपल देखना चाहिए कि कुछ आइटम का ये वाला वैल्यूएशन भी करो और एक्चुअल कॉस्ट निकाल के देखो और कंपेयर करो। दोनों के रिजल्ट अगर आसपास है तो ये मेथड लगा सकते हैं, पर अगर दोनों के रिजल्ट में बहुत वेरिएशन होगा तो फिर ये मेथड नहीं लगा सकते। फिर आपको या तो FIFO या वेटेड एवरेज, जो ठीक है वो मेथड लगाना पड़ेगा और एक्चुअल निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड प्राइस यानी क्या? प्री डिटरमाइंड प्राइस, एस्टिमेटेड प्राइस है, यानी वो एक्चुअल नहीं है, वो अंदाज लगाया हुआ प्राइस है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइस। रिटेल प्राइस यानी क्या है, या उसी को एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड भी बोलते हैं, कि अपन ने कॉस्ट नहीं निकाला कि मैंने कितना कितना खर्चा किया, बल्कि उल्टे जा रहे हैं अपन इसमें क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से अपने जो खर्चे हैं सेलिंग के, सेलिंग एक्सपेंस या इसमें से प्रॉफिट मार्जिन, ये हटा दिया तो बचा जो है वो गुड्स का कॉस्ट है, ऐसा अपन बोलते हैं, बराबर। तो सेलिंग प्राइस में से उल्टे जाके अपन ने कॉस्ट निकाला, तो इसलिए उसको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड या रिटेल प्राइस मेथड बोलते हैं। कॉस्ट में क्या क्या लेने का, तो जैसा सिंपल लैंग्वेज में बोला, रेडी करने तक का सब खर्चा, उसमें रॉ मटेरियल भी आएगा, उसमें लेबर भी आएगा, उसमें ओवरहेड जिसको मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे बोलेंगे, फैक्ट्री के खर्चे बोलेंगे, उनमें वेरिएबल नेचर के भी खर्चे आएंगे, फिक्स नेचर के भी खर्चे आएंगे, वो सबको इंक्लूड करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, सेलिंग के खर्चे, इंटरेस्ट, ये जनरली इंक्लूड नहीं होते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, क्योंकि ये गुड्स को रेडी करने के खर्चे नहीं हैं, बल्कि रेडी होने के बाद के खर्चे हैं, या रेडी करने के लिए जरूरी वाले खर्चे नहीं हैं, इसलिए इनको अपन इन्वेंट्री वैल्यूएशन में नहीं लेते, कॉस्ट में नहीं लेते। ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब बता दिया आपको। वैसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन केस ऑफ रॉ मटेरियल, उसको, क्योंकि रॉ मटेरियल को अपन बेचते नहीं है, तो रॉ मटेरियल के केस में नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब उसको रिप्लेस करने के लिए, यानी पुराना वाला यूज कर लोगे, नया वाला खरीदोगे, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो कीमत चुकाना पड़ेगा और उसको लाने के लिए जो खर्चा चुकाना पड़ेगा, दैट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन केस ऑफ रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स के केस में सेल कितने में करोगे और उसको सेलिंग का नेसेसरी खर्चा कितना होगा, तो ध्यान दीजिए, ये इनकम है यानी क्रेडिट है, और ये खर्चा है यानी डेबिट है, इसलिए माइनस हो रहा। ये परचेस प्राइस भी खर्चा है, ये एक्सपेंस भी खर्चा है, दोनों डेबिट है, इसलिए ऐड हो रहा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल के केस में ये है, और ये फिनिश गुड्स के केस में जिसको आप बेचते हो। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का जो कंपैरिजन है, तो रॉ मटेरियल के केस में भी कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर का रूल लगाना है, लेकिन इसमें एक छूट देता है। छूट देता का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम भी है तो भी आप कॉस्ट पे वैल्यू कर सकोगे, कब? अगर जिस फिनिश गुड्स में ये रॉ मटेरियल लगेगा वो फिनिश गुड्स की कॉस्ट, जिसमें कि ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्लूडेड, ठीक है, उसको फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू से कंपेयर किया, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी कॉस्ट के बराबर या उससे ज्यादा है, तो आपको रॉ मटेरियल को कम करने की जरूरत नहीं है, आप उसको एट कॉस्ट वैल्यू कर सकते हो। क्योंकि मतलब ये हुआ कि ये रॉ मटेरियल यूज करके जो मैं फिनिश गुड्स बनाने वाला हूं, वो तो इसकी पूरी कॉस्ट को रिकवर कर लेगा, क्योंकि उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो कॉस्ट के बराबर या उससे ज़्यादा है, मतलब नुकसान तो होगा नहीं, इसीलिए आपको रॉ मटेरियल को कॉस्ट से नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर वैसा नहीं है, मतलब फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी कॉस्ट से कम है, तो फिर तो आपको
रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर लगाना पड़ेगा। WIP के केस में क्योंकि वो आधा अधूरा बना हुआ है तो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालना, ये एक इशू आता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है फिनिश गुड्स की सेल वैल्यू लो, उसमें से सेलिंग के खर्चे माइनस करो, और उसमें से वो जो क्योंकि WIP है तो उसको रेडी करने के लिए अभी आपने और जो खर्चा करना बाकी है, जो और खर्चा उसमें लगेगा वो खर्चा भी माइनस करो, जिसको अपन ने वहां लिखा है कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो वो आइटम को कंप्लीट करने के लिए और जो खर्चा लगेगा वो आप माइनस कर दो, तो वो WIP की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, ऐसा बन बोले। अदर सिचुएशन ऑफ इन्वेंट्री असरटेनमेंट, जहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन है डिफरेंट डेट किया गया होगा, तो इसमें दोनों टाइप की सिचुएशन अपन ने देखा था। पहले वेरिफिकेशन किया, बैलेंस शीट की डेट बाद में है, ध्यान से सुन लीजिए, पहले वेरिफिकेशन किया, बैलेंस शीट डेट बाद में है, तो वेरिफिकेशन के बाद जितना माल खरीदा वो ऐड कर लो, जितना माल बेचा वो माइनस कर दो, तो आप बैलेंस शीट डेट के स्टॉक पे पहुंच जाओगे। पर अगर बैलेंस शीट डेट के बाद वेरिफिकेशन किया तो उल्टे आना है। बैलेंस शीट डेट के बाद वेरिफिकेशन किया तो आपने जो फिजिकल वेरिफिकेशन करके निकाला उसमें से इस बीच में जो परचेस किया था वो माइनस करो और जो सेल किया था वो ऐड करो। ये हो गया यहाँ पे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो स्टॉक आप लेते हो एट कॉस्ट लेना है, परचेस तो एट कॉस्ट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सेल रहता है, जो सेल रिटर्न रहता है वो सेल वैल्यू पे रहता है। तो सेल या सेल रिटर्न सेल वैल्यू पे रहता है, तो उसमें से प्रॉफिट मार्जिन कम कर देने का, यानी कि सेल जो हमने बोला उसकी जगह आपको क्या लेना पड़ता, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। ये आपको यहाँ लिख के बता दिया, बट सिंपल सा तरीका है कि मैंने स्टॉक निकाला था, उसके आगे की डेट का स्टॉक चाहिए तो उसके बाद और जितना खरीदा वो ऐड करो, जितना बेचा वो माइनस करो। पर अगर मैंने आगे की डेट से बैक आना है, उल्टे आना है, तो उसमें जितना परचेस हो चुका था उसको माइनस कर दो और जितना बिक गया था उसको ऐड कर दो। ये करना है, उससे आपको आपके लिए जो डेट का स्टॉक चाहिए वो निकल जाएगा। जहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट का डाटा दिया और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, या जैसे मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, वेजेस, उनको डेबिट कर दो, सेल को क्रेडिट कर दो, और सेल के ऊपर जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट उसने बोला वो कैलकुलेट करके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख दो। और अब आप ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करोगे तो आपको स्टॉक का फिगर मिल जाएगा एज ए बैलेंसिंग फिगर। इतना ही ध्यान देने का कि कभी वो जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है वो सेल का परसेंटेज देने के बजाय कॉस्ट का परसेंटेज दे सकता है। अब ये मैथमेटिक्स है, अभी तो हर चैप्टर के लिए स्पेशल बोलना नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपने पढ़ाते समय हर चैप्टर में ध्यान देना है आपको, हर चैप्टर में। उसके बाद भी आप अगर इतनी छोटी सी बातों को नहीं ध्यान दे रहे, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर अप्रोच ऑफ स्टडी। समझ में आ रही बात? और इनको जितने जल्दी आप समझोगे और सुधारोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो उसने अगर आपको बोल दिया कि भाई प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, जबकि वहां आपको जो फिगर दिख रहा हो तो सेल है, तो उस पर आप वो परसेंटेज डायरेक्टली लगा नहीं सकते। तो ऐसा अपन ने रिलेशनशिप निकालने का कि भाई यहाँ मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, तो इसका मतलब सेल वैल्यू 125। अब ये रिलेशनशिप आ गई कि सेलिंग वैल्यू पे अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो देखना है तो हर 125 के सेल पे 25 का प्रॉफिट, तो फिर सेल को 125 से डिवाइड करना, 25
चलिए आ गया है वापस। चलिए, आज कुछ ना कुछ तकलीफ जा रही है बार बार। तो यहाँ तक आपको बता दिया था ग्रॉस प्रॉफिट का रेट अगर कॉस्ट पे दिया है तो उसको कैसे कैलकुलेट करने का। एस2 क्या बोलता है, कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर लगाने का। कॉस्ट को फीफो या वेटेड एवरेज ये भी बताया। कन्वीनियंस के लिए आप स्टैंडर्ड प्राइस या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड लगा सकते हो, ये भी बताया आपको। स्पेसिफिक प्राइस मेथड कहाँ लग सकता है वो भी बताया। कॉस्ट में रेडी करने तक का खर्चा, फिक्स खर्चे भी उसमें इंक्लूड करना है, वेरिएबल भी इंक्लूड करना है, ये भी आपको बताया। ये आपके AS2 के बारे में हो गया। इसमें किसी को भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी पॉइंट है तो बता सकते हैं आप। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी पॉइंट रिलेटेड टू AS2 बताइए। बताइए कोई पॉइंट कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कल का जो क्लास रहेगा वो अपन 10 बजे शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे को मॉर्निंग में कहीं प्रसाद लेने के लिए जाना है। तो कल का क्लास अपन 10 बजे शुरू करेंगे एट 10 इन द मॉर्निंग। 2 बजे तक कंटिन्यू करेंगे, और अगर अपना कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, अपने को ज़रूरत पड़ेगी तो अपन फिर शाम को 4 बजे से फिर से लेंगे। तो कल अपना 10 से क्लास शुरू होगा, 2 बजे तक रहेगा, और ज़रूरत पड़ी तो वापस शाम को 4 बजे से अगेन लेंगे अपन। NRV ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब है उसको खरीदेंगे अगर अपन अभी अभी अपने पास कॉस्ट जो है वो क्या है, जब अपन ने एक्चुअल में खरीदा था तब की कॉस्ट। पर NRV में जब अपन बोलते हैं परचेस प्राइस, इसका मतलब होता है बैलेंस शीट डेट पे अगर वही रॉ मटेरियल मैं खरीदूंगा तो कितने में मिलेगा, और उसको अपने प्लेस में लाने तक का खर्चा वो ऐड कर दिया, तो उसको बोलेंगे NRV ऑफ। बोलिए किसी को और कोई पॉइंट। तो फिर हम अगला चैप्टर लेंगे, सेल्स ऑन अप्रूवल। सेल्स ऑन अप्रूवल यानी जहाँ पे ये मार्केटिंग का एक्चुअली एक तरीका है सेल्स बढ़ाने का, खास करके जहाँ पे आपका प्रोडक्ट न्यू है इन द मार्केट, या आप खुद न्यू हो इन द मार्केट, तो कस्टमर को उतना ट्रस्ट नहीं रहता, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ऐसे जगह पे अपने सेल्स को बढ़ाने का ये एक तरीका है कि हम कस्टमर को अपना गुड्स दे देते हैं कि भैया लेके जाओ, ट्रायल एंड टेस्टिंग कर लो आप इसकी, अगर सेटिस्फाइड होंगे तो ले लेना, नहीं तो वापस दे देना। तो ऐसा आप जब उसको प्रपोजल देते हो तो उसके आपके गुड्स को खरीदने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि नए हो आप या आपका प्रोडक्ट नया है, तो कस्टमर को ट्रायल एंड टेस्टिंग में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो उसको लेने का कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं, वो वापस दे देगा। तो इसको बोलते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल। तो सेल्स ऑन अप्रूवल में जब हमने माल भेजा तो इट इज नॉट ए सेल। जिस दिन हमने माल भेजा इट इज नॉट ए सेल। फिर ये सेल कब बनेगा, इट विल बिकम ए सेल व्हेन आइदर द कस्टमर अप्रूव्स इट और द टाइम एक्सपायर्स। मतलब हमने जितना टाइम उसको अलाउ किया था वो एक्सपायर हो गया, तो हम ऑटोमेटिकली बोलेंगे सेल हो गया। विच एवर अकर्स फर्स्ट, मतलब उसका अप्रूवल आ गया पहले, तब हम बोलेंगे सेल
हो गया, अप्रूवल नहीं आया बट टाइम एक्सपायर हो गया, तब हम बोलेंगे सेल हुआ। उसको सेल के तौर पे कब अकाउंट करना चाहिए? जब अप्रूवल आया या टाइम एक्सपायर हुआ। भेजते समय कोई एंट्री नहीं लेना चाहिए। ये देखिए, जब कस्टमर ने एक्सेप्टेंस दिया या जब उसको हमने जो टाइम अलाउ किया था वो एक्सपायर हो गया और उसने माल वापस भी नहीं किया, तो उसको सेल मान लिया जाएगा। या तो उसने वापस कर देना चाहिए लास्ट डेट तक, बराबर, उसने वापस कर देना चाहिए, विच एवर अकर्स फर्स्ट, तब वो सेल माना जाएगा और आप सेल की एंट्री पास करो। पर अकाउंटिंग में कई बार क्या होता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, खास करके छोटा ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको जैसी माल भेजा वैसी सेल ट्रीट कर लेता है। तो इसलिए अपने पास दो अल्टरनेटिव हो जाते हैं। एक जो टेक्निकली करेक्ट है बिल्कुल, कि जब सेल हुआ तभी सेल ट्रीट करना, पर दूसरा कन्वीनियंट वाला तरीका है कि गुड्स भेजा तो उसको इमीडिएटली सेल ट्रीट कर लेना। तो अपन यहाँ दोनों देखेंगे। व्हेन गुड्स इज सेंट, नो एंट्री, कोई एंट्री मत लो। तो जब कस्टमर ने वापस कर दिया तो भी कोई एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, बराबर। जब वो बाल बिकेगा है ना, अप्रूवल आया या टाइम एक्सपायर, तब सेल की एंट्री लेने का है। आगे देखते हैं, दिया होगा एंड ऑफ द ईयर में अगर वो अप्रूवल भी नहीं आया और टाइम भी अभी एक्सपायर नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो सेल तो नहीं हुआ बट वो गुड्स हमारे हैं, तो उसको हमको अपने स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो स्टॉक निकाला होगा वो फिजिकल वेरिफिकेशन करके निकाला होगा। ये वाले गुड्स तो हमारे गोडाउन में है ही नहीं, तो फिजिकल वेरिफिकेशन में ये वाले गुड्स तो काउंटिंग में आए नहीं। पर ये तो बिके नहीं, मतलब हमारे हैं, तो हमको स्टॉक में इंक्लूड करना है। जो गुड्स बिके नहीं वो hence should be included in inventory at cost or net realizable value, whichever is lower. Stock with customer debit और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, जैसी नॉर्मल एंट्री अपन करते हैं वैसी, सिर्फ यहाँ पे स्टॉक विथ कस्टमर वर्ड यूज कर लेंगे, स्टॉक ऑन अप्रूवल ऐसा वर्ड यूज कर लेंगे। अब ये दूसरा अल्टरनेटिव बता रहा है कि व्हाट इफ द पार्टी हैज द प्रैक्टिस ऑफ पासिंग एंट्री ऑफ सेल एज सुन एज गुड्स आर सेंट। वो इमीडिएट सेल ट्रीट करता है, तो वो क्या करेगा, माल भेजा कि सेल की एंट्री ले लेगा। तो अगर माल वापस आ गया तो रिवर्स भी करना पड़ेगा उसको, बराबर। एट द एंड ऑफ द ईयर अगर वो गुड्स बिके नहीं है तो भी उसको सेल में से रिवर्स करना पड़ेगा, उसके अलावा उसको स्टॉक में दिखाना पड़ेगा। ये एंड में जो गुड्स बच गए, क्योंकि उसने पहले ही सेल की एंट्री ले लिया था पर वो बिके नहीं, तो उसको सेल को करना है डेबिट, डेटर को करना है क्रेडिट, और इसको क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करो। खरीदने वाले को भी जब उसने ये फुलफिल किया कंडीशन, या तो उसने अप्रूवल दे दिया या तो टाइम एक्सपायर हुआ, तभी उसने परचेज बोलना चाहिए। पहले उसने भी परचेज की अकाउंटिंग नहीं करना चाहिए, भले ही फिजिकली वो गुड्स उसके पास आ गए तो भी। डिस्प्ले में शायद आया नहीं अभी तक आपके इसमें, मेमोरेंडम रिकॉर्ड, जहां पे आप सेल जब होता है तभी अकाउंट करते हो, मतलब इमीडिएटली अकाउंट नहीं करते, गुड्स भेजने पे आप एंट्री नहीं लेते। तो ऐसे समय में अगर आपका बड़ा कारोबार है और आप बहुत सारे लोगों को माल भेजते रहते हो और 1 महीने 2 महीने का आप उनको टाइम देते हो, तो भाई जब तक आपने माल भेज दिया और बिका नहीं तब तक का उसका कुछ ट्रैक तो रहना चाहिए। तो उसके लिए आप मेमोरेंडम रिकॉर्ड बना सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। मेमोरेंडम रिकॉर्ड यानी वो आपके अकाउंट बुक का हिस्सा नहीं है, बट वो आपको गुड्स के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए मदद करेगा, बराबर। तो ये आपको एक फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, इसमें 4 हिस्से, पहले गुड्स सेंड, फिर गुड्स रिटर्न और फिर गुड्स सोल्ड, बराबर, गुड्स सोल्ड।
और फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। तो पहला गुड्स सेंट, जिस दिन गुड्स भेजा उस दिन ये 1 2 3 4 चारों कॉलम में लिख लो। क्या लिखोगे आप? डेट, कब भेजा। यहाँ टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेट, कस्टमर यानी पार्टी का नाम, डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह रह सकता है, गुड्स के डिटेल रह सकते हैं। हमारे लिए मेन क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है ये डेट, कस्टमर और ये अमाउंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी फिर जो जरूरत लगे आपको आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से आप करो, कोई मनाही नहीं है। अब रिटर्न आ गया तो डेट, जिस दिन रिटर्न आया वो लिखो, और कितना अमाउंट का माल वापस आ गया लिख दो उसके आगे। तो कस्टमर का नाम फिर से लिखना नहीं है, उसे लिखा ही है, उसी ने वापस कर दिया आपको, बराबर। अब अगर कुछ माल उसने एक्सेप्ट कर लिया या उसका टाइम एक्सपायर हो गया तो उसको सेल ट्रीट करना है, तो वो ये 7th 8th 9th में आ जाएगा। तो 7th में डेट और ये उसका अमाउंट हमारे लिए जरूरी है। अब उसका आप इनवाइस बनाओगे, वो इनवाइस का नंबर बोलो या उसके और कोई डिटेल है वो एडिशनल जो चाहो लिख सकते हो। मेन हमारे लिए डेट एंड अमाउंट, कितना माल बिक गया और ये डेट को बिक गया। अब ध्यान दीजिए ये मेमोरेंडम रिकॉर्ड है, यहाँ लिख देने से सेल की एंट्री नहीं होती है। तो आपको एक्चुअल आपकी जो सेल बुक होगी उसमें एंट्री करना पड़ेगा, जो गुड्स बिक गए उसकी। अब जो माल अपन ने भेजा था वो वापस भी नहीं आया और बिका भी नहीं, तो वही आपके लास्ट वाले कॉलम में आ जाएगा बैलेंस। तो ये जो बैलेंस है ये सेल वैल्यू रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने कितने वैल्यू में उसको बेचना है वो वैल्यू है सेल वैल्यू। पर अब ये इस बैलेंस वाले गुड्स को हमको स्टॉक में इंक्लूड करना है, और स्टॉक में इंक्लूड करने के लिए प्रिंसिपल क्या है? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, बराबर। तो इसलिए हमको इसकी कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा ताकि हम इसकी फिर अपने बुक्स में अकाउंटिंग कर सके। ये मेमोरेंडम रिकॉर्ड हो गया सेल्स ऑन अप्रूवल का। ये कहाँ जरूरत है? जहाँ पे आप इमीडिएटली सेल की एंट्री नहीं लेते हो, जहाँ पे आप टेक्निकली चलना चाहते हो और आपके बहुत ट्रांजैक्शन है तो उसका बराबर कंट्रोल बना रहे, उसके लिए आप ये मेमोरेंडम रिकॉर्ड बना सकते हो। अब इसमें मैं लगे तो आपको एक दूसरा डॉक्यूमेंट खोल के एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखा जाए। ये आपका ट्रांजैक्शन बोलो, ये recorded as sale when approved or time expires, और ये recorded as sale immediately, that is when sent। ये दो जो ऑल्टरनेटिव है दोनों में अल्टीमेट अकाउंटिंग हमारी करेक्ट होगी, हम उसका ध्यान रखेंगे, बराबर। अल्टीमेट अकाउंटिंग गलत नहीं होने देंगे, बट टेक्निकली बोला तो जो पहला वाला है वो ज़्यादा परफेक्ट है, ज़्यादा सही है, बराबर। अब इसमें जब गुड्स आपने भेजा, व्हेन द गुड्स इज सेंट, यहाँ पे वो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं लेगा। पर यहाँ वो क्या करेगा? एंट्री पास कर देगा सेल की, डेटर डेबिट टू सेल, ये एंट्री वो इमीडिएटली पास कर देगा फुल अमाउंट की, समझिए। डेटर डेबिट टू सेल वो एंट्री कर देगा। अब आगे जाके अगर ये गुड्स वापस आ गए, रिटर्न, तो भाई आपने भेजते समय कोई एंट्री लिया नहीं, तो इसलिए रिटर्न में भी आपको कोई एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ये वाले केस में आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। तो सेल तो हुआ नहीं इसलिए सेल को डेबिट कर दो और डेटर को क्रेडिट कर दो। ये एंट्री जब माल वापस आ गया तो, अगर माल बिका नहीं वापस आ गया तो ये एंट्री। अब अगर ये बिक गया, अब बिका कब बोलेंगे? अप्रूव्ड हुआ तो, या टाइम एक्सपायर्ड हुआ तो, तब बोलेंगे सेल हो गया, बराबर, तब सेल हुआ बोलेंगे। तो यहाँ पे हम तब एंट्री पास करेंगे, डेटर
डेबिट टू सेल। तो दूसरे वाले में क्या जल्दी एंट्री हो गई, बाकी एंट्री तो वही है। अब ये वाले केस में आपको कोई एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सेल की एंट्री तो पहले ही ले लिए थे। आपने तो इंतजार किया ही नहीं गुड्स के बिकने का, बल्कि आपने तो जैसे ही माल भेजा सेल की एंट्री आपने इमीडिएटली ले लिया। तो इसलिए अब आपको कोई एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। ये हुआ। अब ये तो हो गया नॉर्मल, माल भेजा, रिटर्न आया, बिका, है ना, यही चलता रहेगा। लेकिन एंड ऑफ द ईयर में जो गुड्स बच जाएंगे उसका क्या होगा? एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर अनसोल्ड गुड्स, यानी जो बिके नहीं, तो आपको उसके लिए कोई एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको भेजते समय भी कोई एंट्री नहीं लिया था। लेकिन सेकंड वाले ऑल्टरनेटिव में आपने तो ऑलरेडी सेल की एंट्री ले लिया था, तो उसको रिवर्स करो, आप उसको आप रिवर्स करो, सेल डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये एंट्री आप करो। अब ये गुड्स बिके नहीं तो इंक्लूड इन स्टॉक, क्योंकि ये आपके ही गुड्स हैं। तो स्टॉक डेबिट बोलो, स्टॉक विथ कस्टमर बोलो, स्टॉक ऑन अप्रूवल बोलो, डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और इसको काय पे लेने का? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो जनरली ऐसी जगह में कॉस्ट कम रहती है तो वो उतने वैल्यू पे लो। यहां पर भी वही एंट्री, स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये आपको हमने करके दिखा दिया, दोनों की अकाउंटिंग भी। अभी किसी को भी इसमें कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। या आपको फाइनल अकाउंट वगैरह में भी दे सकता है एडजस्टमेंट। बताइए कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट। बताइए किसी को भी इसमें कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन है तो। सो आपको फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूं कि 27 नवंबर, बराबर है, दैट इज टुमारो, our class will start at 10 AM, बराबर है, 10 AM to 2 PM लेंगे अपन। if required we will then again take from 4 PM। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 4 बजे से फिर लेंगे, ठीक है। बचे हुए जो चैप्टर हैं आपके वो सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर बच गए, डिफिकल्ट वाले चैप्टर बोलो बच गए। फाइनल अकाउंट, शेयर्स, पार्टनरशिप, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और फिर एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। तो ऐसे 6 चैप्टर आपके बचे हैं, और बेसिक वाला जो थेरेटिकल फ्रेमवर्क है वो बचा है, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल लेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट निकल चुके ऑलरेडी किसी कारण से, तो उनको भी आप बता सकते हो कल 10 बजे से क्लास रहेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है फिर फ्रेंड्स, कल मिलेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे इसको at 10 AM in the morning. Okay, bye.
अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। थैंक यू।